हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये 10वां पेड वीडियो है इस चैनल का और लगभग 140 लोगों ने इस वीडियो को देखने की अपनी मंशा जताई है। एडवांस में पेमेंट किया है। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना अच्छा जो है वो प्रतिसाद मिलेगा इस वीडियो को। दोस्तों, आज का वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है। कंट्रोवर्शियल इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज कोई एक कंपनी पे बात नहीं करने वाला हूं, एक ऐसे सेक्टर पे बात करने वाला हूं जो इन्वेस्ट कम्युनिटी द्वारा काफी हेटेड, काफी ही ज्यादा उसकी आप कह लीजिए कि अवहेलना या नजरअंदाज किया गया है इस सेक्टर को। इनफैक्ट एक नहीं, दो सेक्टर पे बात करने वाला हूं। कौन से है ये दोनों सेक्टर? दोस्तों, मेनली मैं आज बात करने वाला हूं स्पिरिट यानी अल्कोहल बेवरेज सेक्टर, और दूसरा थोड़ा सा मैं टच करूंगा शुगर सेक्टर के ऊपर। यदि आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये आदमी तो हर तरीके के पापों में डूबा हुआ है। अल्कोहलिक बेवरेज वाली कंपनीज भर भर के मेरे पोर्टफोलियो में है, और वहीं दूसरी तरफ मैंने शुगर सेक्टर में भी अपना पोजीशन बनाया है। और ये दोनों के दोनों सेक्टर जो है वो सिन सेक्टर माने जाते हैं। ज्यादा शुगर खाओगे डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा आप अल्कोहल पियोगे आपको पता ही है क्या होना है, फिर लीवर किडनी सबके ऊपर में असर पड़ना है। एनीवेज, परंतु हमको ना ज्यादा शक्कर खाना है ना ज्यादा हमको दारू पीना है। हमको सिर्फ इसके स्टॉक खरीद के रखने हैं ताकि जो दूसरे लोग इसका सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं, हम उसका कुछ बेनिफिट उठा सकें। दोस्तों, मैंने इन दोनों सेक्टर्स में अच्छी खासी पोजीशन बनाई है हाल फिलहाल के दिनों में। और आपको मैं ये बता दूं कि ये दोनों सेक्टर बहुत ही ज्यादा विवाद में रहते हैं क्योंकि ये हेविली रेगुलेटेड सेक्टर है। गवर्नमेंट का इनके ऊपर में शिकंजा है, काफी ज्यादा रेगुलेशन से होके ये सेक्टर गुजरते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े आप कह लीजिए कि फंड्स जो है, म्यूचुअल फंड हो चाहे हेज फंड हो चाहे फैमिली ऑफिसेज हो, ये दोनों ही इन सेक्टर्स को नजरअंदाज करते हैं। इन दोनों ही सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो आप बोलोगे कि भैया जब बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि मैंने कॉन्ट्रेरियन कॉल लिया है, कॉन्ट्रेरियन में बाय कर रहा हूं। सक्सेसफुल होगा नहीं होगा आई डोंट नो, होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं दूसरों से पहले मैंने एंट्री मार ली है, और नहीं होगा तो ठीक है, देखेंगे कब तक नहीं होता है। ओके, पर ये दोनों के दोनों जो सेक्टर्स हैं इसमें पोजीशन बनाई है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको आज के पेड वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो जो है इसको 2-3 भागों में हम पहले बांट देते हैं। सबसे पहला जो भाग है उसमें मैं आपको इंडियन अल्कोहल सेक्टर के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो मैंने नोट्स लिए हैं ताकि आपके साथ में डाटा शेयर कर सकूं, आपको भी एक बेसिक मोटा मोटी आइडिया लगे कि भाई इंडिया का जो सेक्टर है अल्कोहल बेवरेज का वो किस तरीके से कितना बड़ा है, और उसमें मार्केट शेयर कैसे कैसे किस किस कंपनी के पास में है। दूसरा जो भाग रहेगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि बेसिकली मैंने ये 2-3 कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट किया है, उसका लॉजिक क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो कुछ पैरामीटर्स जानने के लिए मिलेंगे जो आपको नहीं पता है और जिसके लिए आप मुझे पैसे दे रहे हो। वो ज्ञान की बातें हैं, वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे अल्कोहल सेक्टर को नापा जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। यदि आप ये वीडियो या ये वाला भाग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ये 2-3 भागों में डिवाइड करके हम आज का ये शुरू करेंगे वीडियो। दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं कि मैं सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मैं जो भी स्टॉक्स के नाम ले रहा हूं ये किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई टारगेट प्राइस भी नहीं दे रहा, मैं टारगेट प्राइस दे भी नहीं सकता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने कहां निवेश किया है और उसके पीछे का रैशनल या थीसिस क्या है। आप ये रैशनल या थीसिस सुनने के लिए मुझे पैसे दे रहे हो, ना कि इन स्टॉक्स के नाम जानने के लिए और उस पर एक्ट करने के लिए। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है,
तो दोस्तों शुरू करते हैं अल्कोहलिक बेवरेज स्पिरिट सेक्टर के ऊपर में बात करते हुए। चीयर्स। दोस्तों इंडिया का जो अल्कोहल मार्केट है ये लगभग 1200 मिलियन केसेस का है। 1200 मिलियन केसेस यानी अगर एक स्टैंडर्ड केस पकड़ूं विस्की की तो उसमें 12 बॉटल्स आती हैं 750 ml वाली, और अगर आप बियर लो तो 24 बॉटल आती है। हालांकि कोई ऐसा नाप नहीं है कि एक केस में इतनी बॉटल हो सकती है, बट मोटा मोटी ये देखा गया। तो इंडिया का जो अल्कोहल बेवरेज मार्केट है ये 1200 मिलियन केस का है। इसके अंदर में 420 मिलियन केस जो है वो स्पिरिट है। ठीक है, स्पिरिट मार्केट आता है। स्पिरिट के अंदर में आते हैं आपके विस्की, रम, वोडका, जिन, ठीक है, और ब्रांडी। ये जो है ये बेसिकली स्पिरिट मार्केट कहलाता है। वाइन भी आप पकड़ लीजिए। तो इंडिया का 1200 मिलियन केस का जो मार्केट है इसमें 420 मिलियन केस जो है वो आता है आपका स्पिरिट मार्केट। 420 नंबर इजी है याद करना, याद रहेगा आपको। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है IMIL। जो पहला जो मैंने स्पिरिट बताया उसको बेसिकली बोलना चाहिए IMFL। IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर। ठीक है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर 420 मिलियन केसेस का है। 400 मिलियन केसेस के आसपास जो है वो है इंडियन मेड इंडियन लिकर। ठीक है, आपने ब्रांड सुने होंगे, नागिन, जबरदस्त नागिन, काला घोड़ा, हसीना, बॉम्बे स्पेशल, हीर रांझा, ये सब जो है ये इंडियन मेड इंडियन लिकर है। ये भी बहुत बड़ा मार्केट है। 400 मिलियन केस जो है वो लगभग आपका ये मार्केट है। और 380 मिलियन केस के आसपास में जो है वो आता है बियर मार्केट। ठीक है, बियर का मार्केट स्पिरिट से कम है और इंडियन मेड इंडियन लिकर से भी कम है। 380 इसका मार्केट है। अब दोस्तों मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो मैंने इन्वेस्ट किया है स्पिरिट कंपनीज में, रेडिको खेतान और अलाइड ब्लेंडर्स। ये दो कंपनीज जो हैं जिसमें मैंने निवेश किया है। और थोड़े करेक्शन के बाद अगर करेक्शन होता है तो मैं शायद यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी ले सकता हूं, बट आज की डेट में मेरे पोर्टफोलियो में जो है वो 3 कंपनीज है स्पिरिट की। तिलक नगर मैंने मार्च में लिया था, तब मैंने वीडियो भी बनाया था, उसका रीजन भी आपको बताया था, ब्रांडी के बारे में बताया था, इसलिए इस बार मैं ब्रांडी ज्यादा कवर नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा मैंने अभी हाल फिलहाल के दिनों में स्टेक लिया है अलाइड ब्लेंडर्स में और रेडिको खेतान में। इसमें क्यों लिया है इस पे मैं आपसे बात करूंगा। पहले कुछ डाटा पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। दोस्तों मोदी जी जब 2014 में आए थे तो जो पहला उनका पूरा साल था 2015 का, उसमें इंडिया में 922 मिलियन केसेस जो है वो अल्कोहल कंज्यूम हुआ। 2025 यानी ठीक 10 साल बाद ये बढ़ के हो गया 1193 मिलियन केसेस। लगभग 3% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो हमने देखा। और एवेंडस की रिपोर्ट ऐसा बोलती है कि 2028 तक ये बढ़ के 1327 मिलियन केसेस हो जाएगा इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन। तो दोस्तों अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है और बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो लीगल ड्रिंकिंग एज है 21 साल की, इसके अंदर में हर साल 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ लोग एंटर कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सभी बच्चे पीते हैं, बट इसमें आपको नया जो है मार्केट में हमेशा एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड ओवर अल्कोहल कंजम्पशन घट रहा है, बट इंडिया के अंदर में अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है। 3-4% का ग्रोथ जो है हर साल हम देख रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। उसका रीजन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडिया के अंदर में 2 से 2.25 करोड़ नए बच्चे हर साल एंटर कर रहे हैं। इसीलिए मेरे को ये सेक्टर बहुत पसंद है, सदाबहार है, इसका मार्केट जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत कम सेक्टर्स ऐसे हैं जिसका मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा हो, उसमें से अल्कोहल एंड बेवरेज सेक्टर है। दोस्तों दूसरा बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन। शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर का मार्केट बढ़ रहा है।
हमारे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो इंडियन मेड फॉरेन लिकर में है। ये कोई नागिन या जबरदस्त नागिन या काला घोड़ा या हीर रांझा टाइप जो है वो नहीं बनाती। हालांकि ग्लोबल स्पिरिट जो है वो बनाता है, हीर रांझा उसी का ब्रांड है। पर कहने का अर्थ ये है कि आईएमएफएल जो है, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आईएमएफएल का मार्केट भी बढ़ रहा है। ठीक है, और लिस्टेड कंपनीज रेडिको खेतान हो, तिलक नगर हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो या अलाइड ब्लेंडर्स हो, ये सब की सब इसी के अंदर में आती है। तीसरा जो बड़ा रीजन है वो ये है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग का सोशल एक्सेप्टेंस जो है आज की डेट में बढ़ गया है। लोग स्वीकार करने लगे हैं और यहां तक कि महिलाएं ड्रिंक कर रही है ये भी लोगों को स्वीकार्य है। ठीक है, औरतें अर्न कर रही है, अपने पैसे से पी रही है, किसी और के पैसे से पी रही है, तो आपको क्या दिक्कत है भाई, एकदम सही बात है। तो सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग जो है वो बढ़ गया है, इसलिए भी इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। दोस्तों, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है अल्कोहल का ये 2.8 लीटर था 2010 में, साल का बता रहा हूं, जो अब बढ़ के 3.2 लीटर हो गया है, ऐसा स्पार्क एवेंडेस की रिपोर्ट में मेंशन है। इंडिया का अल्कोहल कंजम्पशन वॉल्यूम जो है, इंडस्ट्री की रिपोर्ट है कि 4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये बढ़ेगी। ठीक है, 4% से वॉल्यूम ग्रोथ होगा। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती है, वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ। जैसे कि पिछले 10 साल में विस्की का जो मार्केट है वो 3.5% से वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है। पर जो वैल्यू ग्रोथ है, वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 600 रुपए का अगर आज एक बॉटल का दाम है तो 10% बढ़ गया अगले साल, यानी 660 रुपए हो गया, तो 60 रुपए जो है ये वैल्यू ग्रोथ हुआ, यानी प्राइस इंक्रीज जो है। तो 10 से 12% का विस्की का मार्केट वैल्यू ग्रोथ देख रहा है और 3.5% 4% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। तो प्यार से ये 15 से 16% का से ग्रो हो रहा है विस्की का मार्केट। तो ये भी एक बड़ा रीजन है, आप ये कह लीजिए कि विस्की मैन्युफैक्चरर कंपनीज में इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, इसके अंदर में हम ये देख रहे हैं अल्कोहल मार्केट में जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है वो है प्रीमियम विस्की मार्केट। प्रीमियम विस्की जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए, हर जो शराब होती है उसको 5 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, 5 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला हिस्सा कहलाता है रेगुलर सेगमेंट या बेस सेगमेंट। ठीक है, ये वो दारू की बॉटल है जो 600 रुपए 700 रुपए के आसपास है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूं, जैसे कि आपका ऑफिसर्स चॉइस हो गया, अलाइड ब्लेंडर्स बनाती है, आपका 8 PM हो गया जो दारू है, आपका रेडिको खेतान बनाता है। ये सब बेस सेगमेंट में आता है, ये रेगुलर सेगमेंट में आता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है लोअर सेगमेंट। ठीक है, इस लोअर सेगमेंट के अंदर में जो है वो बेसिकली आप ये कह लीजिए कि 600-700 के ऊपर वाली जो बॉटल्स है वो आ जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो है आइकॉनिक, जो अलाइड ब्लेंडर्स बनाती है, ICONIQ, आइकॉनिक। तो ये आता है लोअर प्रेस्टीज सेगमेंट के अंदर में। थर्ड नंबर का जो सेगमेंट है वो है मिड प्रेस्टीज। मिड प्रेस्टीज जो है ये इसके अंदर, इसका एग्जांपल आप इंपीरियल ब्लू पकड़ सकते हो जो तिलक नगर इंडस्ट्री ओन करती है। मैंने आपको बताया था कि इंपीरियल ब्लू परचेस करने के बाद में कैसे तिलक नगर इंडस्ट्री जो है बहुत ही कंपेलिंग बाय बन गया है। ठीक है, वो मैंने परचेस किया है, उसके बाद नीचे भी गया फिर ऊपर भी गया, बट ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, इसके ऊपर में रोज रोज बात करके अर्थ नहीं है। पर तिलक नगर इंडस्ट्री जो है उसका इंपीरियल ब्लू जो है ये मिड प्रेस्टीज में आता है। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए। अपर प्रेस्टीज जो है ये थोड़ा सा बड़ा ब्रांड हो गया, ब्लैक डॉग टाइप के जो है वो अपर प्रेस्टीज में आते हैं। और सबसे टॉप पे जो है वो है लग्जरी। लग्जरी ब्रांड जो है ये जो है आज की डेट में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ये वो बॉटल्स हैं जो 3000, 2500, 5000 रुपए के ऊपर की है। ठीक है, लग्जरी ब्रांड जो है, अगर हम इंडिया का विस्की मार्केट पकड़ लें, स्पिरिट मार्केट, अगर हम विस्की को सिर्फ पकड़ें तो आज की डेट में रेगुलर सेगमेंट 24% जो है वो विस्की मार्केट का, 24% विस्की मार्केट का रेगुलर सेगमेंट है, जिसमें 8 PM आता है जो मैंने आपको पहले बताया।
सेकंड नंबर पे 18% से लोअर प्रेस्टीज है, जिसके अंदर आइकॉनिक आता है लाइट ब्लेंडर्स का, मैंने आपको बताया। रेगुलर सेगमेंट में 8 PM हो गया, ऑफिसर्स चॉइस हो गया, ये आते हैं। मिड प्रेस्टीज 14% का है। तो 24, 28 और 14, यानी ये जो विस्की का मार्केट है, टोटल स्पिरिट मार्केट यदि हम इंडिया का पकड़े, टोटल स्पिरिट मार्केट, तो टोटल स्पिरिट मार्केट में 64% जो है वो आता है विस्की मार्केट। एक बार ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, नोट बना लीजिए। 1200 मिलियन केसेस का जो मार्केट है, इसके 3 भाग हैं। एक है स्पिरिट मार्केट, दूसरा जिसको IMFL भी कहा जाता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। दूसरा है इंडियन मेड इंडियन लिकर जो 400 मिलियन केस का है, और 380 मिलियन केस का है बियर मार्केट। मैं अभी सिर्फ IMFL की बात कर रहा हूं, स्पिरिट मार्केट IMFL की बात कर रहा हूं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। इंडियन मेड फॉरेन लिकर का जो मार्केट है 420 मिलियन केस का, इसमें 64% जो है वो है विस्की, सिर्फ विस्की आता है 64%। अब ये 64% जो विस्की है, उसके अंदर में 24% रेगुलर वाले जो छोटे वाले ब्रांड हैं, ऑफिसर चॉइस 8 PM वाले, वो बनाते हैं। 18% लोअर प्रेस्टीज वाले हैं, आइकॉनिक ब्रांड जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया। 14% जो है वो मिड प्रेस्टीज है। तो 24 और 18 42 और 14 56, यानी 64 में से 56% ये तीन ही बना देते हैं। 5% है अपर प्रेस्टीज, ठीक है, और 3% है लग्जरी मार्केट। यानी इंडिया का टोटल स्पिरिट IMFL मार्केट का 3% लग्जरी मार्केट है, पर ये लग्जरी मार्केट ही सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, 16% से ग्रो कर रहा है। लग्जरी मार्केट के अंदर में बहुत बड़े प्लेयर के रूप में रेडिको खैतान उभर रहा है। इसका ब्रांड रामपुर और रॉयल रणथंबोर, ये बहुत तेजी से विकास कर रहा है। रामपुर वाकई में बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर आप लोग अल्कोहल पीते हैं तो जरूर एक बार उसको टेस्ट कीजिए। महंगा ब्रांड है, बट इट इज वर्थ मनी, काफी अच्छा ब्रांड है। तो ये रामपुर, रणथंबोर और रेडिको खैतान जो है, ये लग्जरी मार्केट में काफी तेजी से काफी अच्छा काम कर रहा है। अब आते हैं हम दूसरा जो स्पिरिट मार्केट है, वो है ब्रांडी का। ब्रांडी का मार्केट दोस्तों 20% जो है इंडिया का IMFL मार्केट का 20% ब्रांडी है। 64% यदि विस्की है तो 20% ब्रांडी है। इस 20% में 7% जो है वो रेगुलर सेगमेंट देता है, 8% जो है वो लोअर प्रेस्टीज देता है, और मिड प्रेस्टीज 4% देता है। ये तीनों जगह पे तिलक नगर इंडस्ट्री का कब्जा है। ब्रांडी मार्केट का एक छत्र राजा जो है इंडिया में, वो है तिलक नगर इंडस्ट्री। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में 50% ब्रांडी जो है सिर्फ एक ही स्टेट में पी जाती है, और वो है तमिलनाडु का राज्य। और तमिलनाडु के राज्य में तिलक नगर इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तीसरा जो है वो है रम। रम टोटल IMFL मार्केट का, इंडियन मेड फॉरेन लिकर का 11% है, 11%। 64% विस्की, 20% ब्रांडी, 11% रम, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है व्हाइट स्पिरिट यानी वोडका। वोडका का मार्केट बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, 3.5% का है। तो आप ये कर लीजिए, 64 विस्की का, 20 ब्रांडी का, तो 84 ये हो गया, 11% रम का तो 95 हो गया, 3.5% जो है वो वोडका का है तो 98.5 हो गया। बाकी बचा खुचा जो है उसमें आपका जिन और वाइन और ये सारी चीजें आ गई। तो ये दोस्तों टोटल इंडिया का IMFL मार्केट का मैंने आपको मार्केट शेयर या इंटेंसिटी मैप जो है वो बता दिया। अब इसके अंदर में जो मैंने कंपनी खरीदी है अलाइड ब्लेंडर्स, अलाइड ब्लेंडर्स का 96% वॉल्यूम जो है वो सिर्फ विस्की से आता है, 96%। यानी अलाइड ब्लेंडर्स पूरी तरीके से जो है विस्की पे डिपेंडेंट है। यदि विस्की का मार्केट इंडिया में कम हुआ या उस पर प्रभाव पड़ा तो सबसे पहले अलाइड ब्लेंडर्स के शेयर उठा के बेच देना, मतलब मैं ये करूंगा, क्योंकि अलाइड ब्लेंडर्स का पूरा रेवेन्यू जो है वो विस्की मार्केट पे 96% वॉल्यूम जो है उसका विस्की मार्केट से आता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो वॉल्यूम है, जितने भी बॉटल्स वो बेचता है, 74% जो है वो विस्की से आता है, ठीक है। तो और यही चीज रेडिको खैतान के लिए जो है
वो सिर्फ 39%। तो आप बोलोगे फिर रेडिको खेतान कमाता कहां से, आपने रेडिको खेतान क्यों खरीदा? रेडिको खेतान की मेन अर्निंग जो है दोस्तों वोडका से है। वोडका में एक छत्र राजा, जैसे ब्रांडी में एक छत्र राजा जो है वो आपका तिलक नगर है, वैसी वोडका में एक छत्र राज जो है वो आपके रेडिको खेतान का है। रेडिको खेतान जो है आप ये समझ लीजिए 60 से 65% जो है आज की डेट में वोडका का रेडिको खेतान के पास में है। और वोडका का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है वोडका का मार्केट। तो जैसे जैसे वोडका का मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडिको खेतान को जो है फायदा होगा। रेडिको खेतान खरीदने के दो जो अहम कारण है, एक ये है कि रेडिको खेतान बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है लग्जरी विस्की में, जो प्रीमियम विस्की है, जो रॉयल रणथंबोर और रामपुर मैंने आपको बताया। दूसरा इसका जो मेन अर्निंग है वो वोडका से आता है। वोडका में इंडिया में एक छत्र अधिकार मैजिक मूवमेंट्स, आपने वोडका का नाम सुना होगा, मैजिक मूवमेंट्स, 60% से 65% इंडिया का वोडका मार्केट जो है वो मैजिक मूवमेंट्स का ही है। फिर थोड़ा प्रीमियम में जाएंगे तो स्मर्नॉफ और ये सब चीजें आती हैं, परंतु मेन जो है वो आपका मैजिक मूवमेंट्स जो है रेडिको खेतान का वो है। तो ये दो रीजन जो है जिसके कारण मैंने रेडिको खेतान को खरीदा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखोगे इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स का या स्पिरिट मार्केट का, तो आपको नजर आएगा कि तीन ही सेगमेंट है जहां पे मैसिव ग्रोथ हो रहा है। कौन से ये तीन सेगमेंट? एक मैंने आपको बता दिया, विस्की का लग्जरी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, 16-17% का जो है उससे ग्रोथ हो रहा है। दूसरा है विस्की का डिलक्स सेगमेंट, यानी रेगुलर से थोड़ा मतलब जो ठीक ऊपर वाला है, यानी जिसको लोअर प्रेस्टीज कहा जाता है, ये विस्की का लोअर प्रेस्टीज वाला या डिलक्स सेगमेंट जो है इसमें ग्रोथ हो रहा है। तो आप बोलोगे कि उससे जो नीचे वाला है रेगुलर सेगमेंट उसमें क्यों नहीं हो रहा? उसमें ग्रोथ नहीं होने का कारण दोस्तों ये है कि बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं वो स्टेट लिकर को परमिशन दे रही है। जैसे महाराष्ट्र ने अभी एमएमएल लिकर जो है उसका परमिशन जून 2025 में दिया। मैंने आपको बताया कि ये सेक्टर हेविली रेगुलेटेड है, इसीलिए सरकार जब भी चाहे किसी की बैंड बजा सकती है। अब ये महाराष्ट्र मेड लिकर जो है एमएमएल, ये बेसिकली सिर्फ ग्रेन से बन सकते हैं। आईएमएफएल जो है वो ग्रेन से भी बनता है, मोलासिस से भी बनता है, पर जो आपका ये है एमएमएल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेन से बनाना जो है उसको अलाउ किया गया है। और इसका प्राइसिंग नीचे है, तो नीचे प्राइस होने के कारण ये विस्की का जो सबसे नीचे वाला जो रेगुलर सेगमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा है। और उस सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन सा है? अलाइड ब्लेंडर्स, जिसका ऑफिसर्स चॉइस है, और रेडिको खेतान जिसका 8 PM है। ये दोनों एकदम रेगुलर सेगमेंट में आते हैं। तो ये एक खतरा भी है, जो दोनों मैंने ये स्टॉक खरीदे हैं अलाइड ब्लेंडर्स और रेडिको खेतान, उसके लिए महाराष्ट्र मेड लिकर जो है ये खतरा भी है। अगर इसके बाद में किसी और स्टेट ने ऐसा कर दिया तो फिर से जो रेगुलर सेगमेंट है इसको चोट पहुंचेगी। ऐसा अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स का माने तो उनका मानना है कि 1.3% जो आईएमएफएल का जो वॉल्यूम है उसको एमएमएल यानी महाराष्ट्र मेड लिकर जो है वो यदि पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो धक्का पहुंचा सकता है। ठीक है, 1.3% ऑफ द टोटल स्पिरिट मार्केट। तो और स्पिरिट मार्केट में भी जो छोटा सबसे नीचे वाला है, ठीक है, रेगुलर सेगमेंट, उसी को ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक खतरा भी है खास तौर पे अलाइड ब्लेंडर्स की, क्योंकि रेडिको खेतान तो लग्जरी और वोडका में काम कर रहा है, बट अलाइड ब्लेंडर्स की मेन, अलाइड ब्लेंडर्स इज ए वन ट्रिक पोनी है। उसका जो ब्रांड है ऑफिसर्स चॉइस जबरदस्त बिकता है, जबरदस्त। अब आप ये कह सकते हो कि 2 ट्रिक पोनी हो गया है, हालांकि 2 ट्रिक पोनी कुछ होता नहीं है, बट 2 ट्रिक पोनी हो गया क्योंकि ऑफिसर्स चॉइस के अलावा दूसरा जो ब्रांड इसका तेजी से पकड़ा है वो है आइकॉनिक। ठीक है, आइकॉनिक का सेल 2022 में सिर्फ 1 लाख केस का था। विद इन 3 years
1 लाख केस से बढ़ के ये 1 करोड़ केस तक पहुंच गया। कैन यू इमेजिन द ग्रोथ? आइकॉनिक का कितना मैसिव ग्रोथ हुआ है। 10 मिलियन केसेस क्रॉस कर दिया है इसने 3 साल में। तो उसके इसी ग्रोथ को देख के मैं अलाइड ब्लेंडर्स की तरफ ललचाया कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। झूम बराबर कहीं वीडियो बनाते बनाते मैं भी ना हो जाऊं क्या। तो ये हो गया, ये आपको मैंने बता दिया कि आइकॉनिक जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी तरीके से रेडिको खैतान का जो एक ब्रांड है, ठीक है, वो ब्रांड है आफ्टर डार्क। आफ्टर डार्क जो है 2022 में 6 लाख केसेस इसके बिकते थे, जो 2025 में यानी 3 साल में बढ़ के 28 लाख केसेस हो गए। तो रेडिको खैतान और अलाइड ब्लेंडर्स खरीदने के पीछे तीसरा जो बड़ा रीजन था वो ये रीजन है कि मैंने इसके 2 ब्रांड्स देखे जिन्होंने मैसिव ग्रोथ पिछले 3 साल में जो है वो अचीव किया है। एक अलाइड ब्लेंडर्स का आइकॉनिक जो 1 लाख बॉटल से 1 लाख केसेस से सीधा 1 करोड़ केस पहुंच गया, और दूसरा आपका आफ्टर डार्क जो इसका है रेडिको खैतान का, ये 6 लाख केसेस से 28 लाख केसेस पहुंच गया। दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी भाषा से प्यार है तो आप ये दारू की बोतल्स के टैगलाइन जरूर पढ़ा कीजिए। इतने बढ़िया टैगलाइन रहते हैं। आफ्टर डार्क का टैगलाइन क्या है? आफ्टर डार्क का टैगलाइन है आफ्टर डार्क इज वन लाइफ मेनी पैशन व्हाई वेट। ठीक है, यानी आफ्टर डार्क का टैगलाइन है वन लाइफ मेनी पैशंस व्हाई वेट। और इसका पूरा जो ब्रांड स्टोरी है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द मिस्टीक ऑफ नाइट, noting that when darkness fall it brings a unique world of desire, adventure and excitement। यानी रात होते से ही एक जो है रहस्यमय जो है समय शुरू हो जाता है, जो एडवेंचर को लेके आता है, डिजायर चाहत को लेके आता है। कितने खूबसूरत ये सब लाइनें बनाई गई है। अगर आपको लैंग्वेज से प्यार है तो मैं आपको बताता हूं, आप जरूर इनके टैगलाइंस पढ़ा कीजिए। आइकॉनिक का टैगलाइन है नाइट इज वाइट, एक और टैगलाइन है पार्टी इज वाइट। तो इस तरीके, ये मैं क्यों आपको टैगलाइन बता रहा हूं, ये टैगलाइन और इस टैगलाइन के आजू बाजू रिवॉल्व होती हुई ब्रांड स्टोरी जो है, उसी ब्रांड स्टोरी ने, उसी मार्केटिंग ने इनके वॉल्यूम को इतना बढ़ाया है। 6 लाख से 28 लाख के वॉल्यूम पे पहुंचना मजाक नहीं है दोस्तों 3 साल में, या 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचना मजाक नहीं है। तो ये ब्रांड स्टोरी जो बनाई गई है बड़ी प्यारी बनाई गई है। दोस्तों आपको स्पिरिट मार्केट का मैं मार्केट शेयर बता दूं। यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो लगभग 20% जो है वो अपना मार्केट शेयर जो है स्पिरिट मार्केट में 20% जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। इसमें स्पिरिट मार्केट में 17% पैराना रिका जो है, पैरानिकर का, वो पैराना रिका का 17% है। अलाइड ब्लेंडर्स 11% विस्की मार्केट का मार्केट शेयर जो है वो 11% अलाइड ब्लेंडर्स के पास में, मेनली 8PM ऑफिसर्स चॉइस और आइकॉनिक जो है ये है। तिलक नगर का 9% है मार्केट शेयर विस्की में। ये सब मैं विस्की का बता रहा हूं। विस्की का 20% मार्केट यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास में है, 17% पैराना रिका के पास में है, 11% अलाइड ब्लेंडर्स के पास में है, 9% तिलक नगर के पास में है। तिलक नगर का आपको मालूम है वो है इंपीरियल ब्लू, वो एक मेव है, वन ट्रिक पोनी जो है तिलक नगर का, वो ये विस्की में। और रेडिको खैतान के पास में 4% है। तो जैसा मैंने बताया कि रेडिको खैतान बेसिकली मैजिक मोमेंट्स जो वोडका है उसके कारण चल रहा है, और उसके अलावा जो लग्जरी विस्की है उसके ऊपर में उसने फोकस किया हुआ है। अब आते हैं रेडिको खैतान बता दिया मैंने आपको। 23% जो है वो रेगुलर सेगमेंट से कमाता है, यानी 8PM से कमाता है। अलाइड ब्लेंडर्स 55% जो है वो ऑफिसर चॉइस से कमाता है, और 27% जो है आइकॉनिक से कमाता है, तो वही 82% हो गया। तिलक नगर जो है 65% to 70% इंपीरियल ब्लू है। और इसके बाद में दोस्तों जो मैंने आपको नाम बताए, रॉयल रणथंबोर, रामपुर, पॉल जॉन, है ना,
जॉन डिस्टिलरी का है, पॉल जॉन, ये फिर आपका अमृत अमृत डिस्टिलरीज का, ये सारे जो हैं इनको बोलते हैं इंडियन सिंगल मॉल्ट, ISM। इंडियन सिंगल मॉल्ट जो है ये 26% से ग्रो कर रहा है। मैंने आपको शायद शुरुआत में बोला था 16%, माफ कीजिएगा। इंडियन सिंगल मॉल्ट जो लग्जरी मार्केट का पार्ट है, ये 26% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसका है, ठीक है। और आज की डेट में जो लग्जरी मार्केट, जो टोटल विस्की मार्केट का 3% है, ठीक है, या टोटल स्पिरिट मार्केट का 3% आप पकड़ लीजिए, उसके अंदर में लग्जरी जो है वो लगभग, यानी ISM वाला पार्ट जो है इंडियन सिंगल मॉल्ट, ये 13 to 14% पहुंच गया। इंडियन सिंगल मॉल्ट के अलावा लग्जरी मार्केट के अंदर में ब्लेंडेड स्कॉच भी आता है, ठीक है। ब्लेंडेड स्कॉच का वॉल्यूम जो है वो 41% है, ISM का 13% है, और सिंगल मॉल्ट का 37% है। ये 41%, 13% और 37% ये बनाता है मिलके इंडियन लग्जरी विस्की मार्केट। इंडियन लग्जरी विस्की मार्केट में इसका मतलब है इंडियन सिंगल मॉल्ट जो है, इसके बढ़ने के लिए बहुत पोटेंशियल है। रामपुर, रणथंबोर, ये सब जो ब्रांड है, इसके एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा जो है वो पोटेंशियल है, क्योंकि आज की डेट में ब्लेंडेड स्कॉच 41% है और सिंगल मॉल्ट स्कॉच 37% है। तो ग्लेनलिवेट, ग्लेनफिडिच, ब्लैक डॉग, इन सब के बदले हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में रामपुर, रॉयल रणथंबोर, अमृत, पॉल जॉन, इस टाइप की विस्कीज जो इंडियन सिंगल मॉल्ट है, ये तेजी से बढ़े, और ये बढ़ेंगी तो इसका फायदा रेडिको खैतान जैसी कंपनी को अवश्य मिलेगा। इंडियन सिंगल मॉल्ट जो है ये बेसिकली इंडिया में पनपा ही है 2020 के बाद में, मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी जो मोदी गवर्नमेंट लाई थी उसके बाद में। मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी ने ये कहा था कि आप डायरेक्टली फॉरेन लिकर इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। CSD कैंटीन, जो आर्मी की कैंटीन रहती है, एयरफोर्स की, नेवी की, उस CSD कैंटीन में कहा गया है कि आपको इंडियन सिंगल मॉल्ट जो है, ISM जो है, वही खरीदना है, ठीक है। उसके बाद से देखा हम लोगों ने कि लगभग 3% इंडियन विस्की मार्केट का जो है, जो लग्जरी मार्केट के पास में है, उसका 13 to 15% जो है सिंगल मॉल्ट ने कैप्चर कर लिया, इंडियन सिंगल मॉल्ट ने कैप्चर कर लिया। तो ध्यान रखिएगा इन सब ब्रांड्स के ऊपर। दोस्तों, इंडियन मेड, इंडियन लिकर के ऊपर में कुछ मुझे बात करना नहीं है, क्योंकि वो हमारी लिस्टेड कंपनीज, मतलब जहां मैंने इन्वेस्ट किया है वो नहीं कर रही है। ग्लोबल स्पिरिट है और काफी सारी कंपनीज हैं जो मेरे पास में नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। वोडका मार्केट जो है वो रेडिको खैतान का मेन अर्नर है, मैंने बताया था। मैजिक मोमेंट 62% वॉल्यूम वहीं से आता है। अगेन बियर कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। अब शुरू होता है मेन ज्ञान वाला पार्ट। अभी तक तो मैंने आपको मोटा मोटी जो है वो थोड़ा सा बताया कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। बियर के कंपनी में मैंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? सबसे पहला रीजन बियर की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने का दोस्तों ये रहा है कि ग्लोबल लेवल पे, अगर विश्व के तौर पे यदि हम स्टडी करें, तो विश्व का अल्कोहल मार्केट यदि हम देखते हैं तो उसमें 45% स्पिरिट का कंजम्पशन है, ठीक है। बट इंडिया में ये डबल है, 88%। स्पिरिट में क्या आता है? विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी, जिन, वाइन, ये सारे के सारे जो है ये बेसिकली आपके बनाते हैं, ये जो है ये बेसिकली स्पिरिट मार्केट बनाते हैं। वर्ल्ड में 44%, 45% है, इंडिया में स्पिरिट मार्केट 88% है। तो इंडिया में यदि कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो जाहिर सी बात है स्पिरिट कंपनी में करोगे, बियर में क्यों करोगे? वर्ल्ड में बियर का जो है वो कंजम्पशन जो है ग्लोबल लेवल पे वो 34% है, 34%। इंडिया में सिर्फ 11% जो है वो बियर कंजम्पशन। तो उल्टा है, वर्ल्ड में जो बियर कंजम्पशन 33% है, इंडिया में 1/3 देखा जाता है ऑन एन एवरेज। तो बियर कंपनी में ग्रोथ जो है वो उतना नहीं है। इंडिया का जो मेन मार्केट है वो स्पिरिट मार्केट है, और स्पिरिट में भी विस्की का मार्केट है।
ठीक है, विस्की, ब्रांडी और कुछ हद तक वोडका। तो इसीलिए मैंने लाजमी समझा कि मैं स्पिरिट मार्केट में इन्वेस्ट करूं। दूसरा बड़ा रीजन जो है, ये अब ज्ञान की बातें हैं दोस्तों, नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना के जो है आप इसको पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, एक और रीजन मैं पहले बता दूं टेक्निकल चीज पे आने के पहले। बियर में इंडिया में यदि हम देखें, मात्र इंडिया में टोटल कंजम्पशन आप देखें वॉल्यूम वाइज तो 11% में भी जो बियर बिकती है, उसके अंदर में आपको जान के ताज्जुब होगा कि 3 कंपनीज जो हैं, 3 कंपनीज, ये 3 कंपनीज का ही 80 से 85% मार्केट शेयर, ठीक है। कौन सी कंपनीज है? सबसे पहला आता है आपका हेनेकेन, जो पहले यूबी ग्रुप था, 49%। किंगफिशर आपने सुना होगा, हेनेकेन। तो ये 49 to 50% हेनेकेन बियर जो है, ये बेसिकली इनका इंडिया में एक छत्र अधिकार आप ये समझ लीजिए बियर में। 17% कार्ल्सबर्ग के पास में, और तीसरे नंबर पे आता है एबी इनबेव, जिसके पास में 16% के आसपास। तो कहने का अर्थ है कि दोस्तों बड़ा ही कंसोलिडेटेड मार्केट है, दूसरे प्लेयर्स के लिए ज्यादा चांस नहीं है। तो बियर मार्केट में टॉप 3 प्लेयर्स के पास में 80 से 85% मार्केट शेयर है। वहीं विस्की में जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, इनके पास में मात्र 47% है। ब्रांडी में यही घट के 41% हो जाता है। बड़ा फ्रैगमेंटेड मार्केट है ब्रांडी का। रम में 59% है। 59% में भी मेजर जो पार्ट है वो है ओल्ड मॉन्क के पास में, ठीक है, जो मोहन मैकिन बनाता है, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है। और फिर वोडका में 58% जो है ये टॉप 3 कंपनीज के पास में। तो यानी यहाँ पे जो टॉप 3 कंपनीज हैं, इनके पास में तो भी चांसेस हैं जो फ्रेगमेंटेड मार्केट है उसमें अपना पोजीशन कंसोलिडेट करने का, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का। परंतु बियर में तो ऑलरेडी 85% और कितना बढ़ाएंगे, तो इसीलिए भी बियर को मैंने अवॉइड किया। अब सबसे बड़ा रीजन बियर को अवॉइड करने का क्या है, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा टेक्निकल चीज है और ऐसी ही चीजें जानने के लिए आपने मुझको पैसे दिए। 3-4 पैरामीटर्स या यार्डस्टिक जो अल्कोहल कंपनीज को एनालाइज करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, वो अब मैं बताता हूं। पेन और कागज उठा के नोट करना आप लोग शुरू कीजिए। दोस्तों सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहला पॉइंट वो आता है एसेट टर्नओवर। ये टर्म लिख लीजिए, एसेट टर्नओवर। अब आप बोलोगे एसेट टर्नओवर का अर्थ क्या हुआ? एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है, आप सेल्स करके जितना भी रेवेन्यू कमा रहे हो, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आप पैसा जितना भी लगा रहे हो। और बियर कंपनीज जो है, इसका एसेट टर्नओवर बहुत लो है, बहुत कम है। क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। व्हाई आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इनटू बियर कंपनीज, 2 रीजन पहले बता दिए, अब टेक्निकल रीजन शुरू होते हैं। और मैं क्यों स्पिरिट कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एसेट टर्नओवर स्पिरिट कंपनीज का बहुत ज्यादा है और बियर कंपनीज का बहुत कम है, ठीक है। अब कैसे, क्यों है ऐसा? देखिए दोस्तों, बियर और स्पिरिट दोनों अलग अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। बियर जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। बड़े बड़े टैंक्स जो रहते हैं, बियर टैंक्स, इसके अंदर में जो है फर्मेंट करने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है और 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उसको बनने में। वहीं जो स्पिरिट है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। डिस्टिलेशन का जो काम है ये 4 से 5 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो जो वहां पे 6 से 8 हफ्ता लग रहा है वॉल्यूम बनाने में, वो यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 दिन में हो रहा है स्पिरिट में। तो एसेट टर्नओवर जो है स्पिरिट का, मार्केट का, वो बहुत हाई है, बियर का लो है। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या बताया? रेवेन्यू बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने आपको बताया कि बियर टैंक्स के लिए क्या क्या लगता है बियर बनाने के लिए। बड़े लार्ज टैंक्स लगते हैं आपको, ठीक है। लार्ज टैंक्स में, वैट में वो बियर जो है वो फर्मेंट होते रहते हैं। उसके अलावा आपको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस चाहिए, रेफ्रिजरेशन चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए। विस्की के लिए, मतलब स्पिरिट के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको स्पिरिट के लिए बड़े बड़े टैंक्स की जरूरत नहीं है। तो
एक अगर आप मान लीजिए कि कोई कंपनी 100 करोड़ बना रही है बियर की, ठीक है, तो उसके अंदर में मोटा मोटी 80 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कैपिटल एम्प्लॉयड में लग जाएगा, रेफ्रिजरेशन में, आपका फर्मेंटेशन में, लार्ज टैंक्स में, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं तो वो 80 करोड़ होगी। तो फॉर्मूला एसेट टर्नओवर का जो मैंने बताया वो क्या बताया, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू क्या है, 100 करोड़ कमा रही है, कैपिटल कितना लगा रही है, 80 करोड़ लगा रही है, तो एसेट टर्नओवर कितना है, 1.25, 100 डिवाइडेड बाय 80। अब यही आप जो है वाइन कंपनी का एसेट टर्नओवर काउंट कीजिए, जो 80 करोड़ रुपए लगता है बियर बनाने में, उसका आधा हो जाता है वाइन अपना स्पिरिट बनाने में, विस्की बनाने में, ठीक है। तो 40 करोड़ लगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और वही कंपनी 100 रुपए कमा रही है, 100 करोड़ कमा रही है, तो एसेट टर्नओवर हुआ 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 करोड़ यानी 2.5, यानी जस्ट डबल है। एसेट टर्नओवर जो है वो बियर का कम है, विस्की का ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए कैपिटल खर्च करके, पैसा खर्च करके बियर का आप 1.25 एसेट टर्नओवर यानी 1.25 रुपीस का सेल गेन कर रहे हो। 1 रुपए कैपिटल लगा रहे हो तो 1.25 रुपए का माल बेच रहे हो। वहीं विस्की में 1 रुपए आप कैपिटल लगा रहे हो तो एसेट टर्नओवर इसका 2.5 आया था, यानी 2.5 रुपए आप कमा रहे हो। तो जाहिर सी बात है आप क्या चूज करोगे, 2.5 चूज करोगे, स्पिरिट। इसीलिए तो फॉर एवरी 1 रुपी कैपिटल बियर जनरेट्स 1.25 rupees of sale, and for every 1 rupee capital इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो है स्पिरिट, इट जनरेट्स 2.5 rupees of sale, ठीक है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों 42nd मिनट पे आया है, नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एकदम यूनिक है, आप लोगों ने दावे से बोलता हूं सुना नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं ड्यूपॉन्ट, ड्यूपॉन्ट नंबर या ड्यूपॉन्ट बैच या ड्यूपॉन्ट मैट्रिक्स, जो भी बोलिए। ड्यूपॉन्ट को केमिकल कंपनी है, अमेरिका बेस्ड केमिकल कंपनी है। इसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक डोनाल्डसन मेयर करके थे, उन्होंने इस मैट्रिक्स को इजाद किया 1919 में, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ये ड्यूपॉन्ट नंबर क्या बोलता है, ये ड्यूपॉन्ट नंबर क्या निकालता है, ड्यूपॉन्ट नंबर का जो फॉर्मूला है, बेसिकली ड्यूपॉन्ट जो है, ड्यूपॉन्ट फॉर्मूला बोल लीजिए, ड्यूपॉन्ट ब्रिज बोल लीजिए, ब्रिज यानी BRIDG। तो ड्यूपॉन्ट ब्रिज बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका पूरी तरीके से डाइसेक्शन करता है। कोई भी एनालिस्ट, अच्छा एनालिस्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो नंबर है उसको सिर्फ नहीं देखता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो भी कैपिटल लगाया गया है उस पे जो रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जो रिटर्न मिल रहा है, जो भी पूंजी लगाई गई है, कैपिटल लगाई गई है, ये कहां से आ रही है, इसको पता करता है आपका ड्यूपॉन्ट नंबर। अब इसका क्या फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दोस्तों रहता है एबिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर। इसीलिए मैंने पहले आपको एसेट टर्नओवर बताया। एबिट मार्जिन कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, एबिट मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन, आप मोटा मोटी समझ लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको ही मैं एबिट बोल रहा हूं। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल डरिए घबराइए मत, आराम से सुनते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको कैसे हम निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं प्रॉफिट यानी एबिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ये हमको देता है एबिट मार्जिन, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, एबिट प्रॉफिट, क्योंकि हम एबिट मार्जिन निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट निकालते तो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू रहता है। पर अभी हम चूंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, एबिट मार्जिन निकाल रहे हैं, एबिट मार्जिन निकाल रहे हैं,
इसलिए एबिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा आ जाएगा एबिट मार्जिन। दूसरा मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ड्यूपॉन्ट नंबर का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एबिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर, ठीक है। तो वो आता है आपका एबिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एबिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बताता है आपका ड्यूपॉन्ट नंबर। अब आप बोलोगे कि भाई मैं ड्यूपॉन्ट क्यों कर रहा हूं, ड्यूपॉन्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर बियर और विस्की, मान लीजिए कोई कंपनी है और दोनों कंपनी 15% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, 15%, तो आप बोलोगे यार दोनों कंपनी का मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो 15% है, तो यार दोनों एक ही जैसी हुई। नहीं, कैसे नहीं है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। यहीं पे आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या एबिट या ड्यूपॉन्ट नंबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है एबिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर। अब दोनों का एबिट मार्जिन 15% है, ठीक है, परंतु एसेट टर्नओवर जो है वो बियर का 1.25 है। तो 15 इंटू, अगर मान लीजिए 15% का एबिट मार्जिन है दोनों कंपनी का, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर लीजिए, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा बियर का। और वही विस्की का एसेट टर्नओवर 2.5 था, हमने थोड़ी देर पहले निकाला, ठीक है। वो नंबर्स अगर मैं 100 करोड़ 80 करोड़ वो सब पकड़ू तो अगर आप यही 15 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो आपको ज्यादा बड़ा नंबर मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि चूंकि एसेट टर्नओवर जो है वो अलग है दो कंपनीज का जिनका मार्जिन सेम है पर उनका एसेट टर्नओवर अलग है, इसीलिए उनको प्रॉफिट भी जो है ऑन एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड वो अलग अलग मिल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग मिल रहा है। तो आप बियर का जैसे मैंने बताया 15 इंटू 1.25 करोगे तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा 18.75%। यही अगर विस्की का करते 15 जो एबिट मार्जिन है मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है 37.5%। तो जाहिर सी बात है आप 37.5% की तरफ जाओगे ना कि 18.75% की तरफ। तो ये बड़ा रीजन था कि भाई मेरे को जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल मेरे इन्वेस्टमेंट का कहां मिल रहा है। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं तो मैं उस कंपनी का भागीदार हो गया हूं, उस कंपनी के प्रॉफिट में मैं भागीदार हो गया हूं, उस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल में मैं भागीदार हो गया हूं। तो मैं तो ऐसी कंपनी चूज करूंगा ना जिसके अंदर में मेरे को ज्यादा मिल रहा है, कम पैसे लगा के ज्यादा मिल रहा है। तो वो स्पिरिट कंपनीज में या IMFL कंपनीज में आता है। तो ड्यूपॉन्ट नंबर जो है बेसिकली वो सेम मार्जिन वाली कंपनीज का डाइसेक्शन करती है और बताती है कि भैया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कहां से आ रहा है, क्या इसको वॉल्यूम से आ रहा है कि प्राइस से आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं ताकि आपको लगे कि कॉम्प्लेक्स नहीं है। लग्जरी पर्स का, लग्जरी गारमेंट का मार्केट आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए कोच के बैग है, ठीक है, तो भाई वो बड़े महंगे रहते हैं, है ना, बड़े महंगे रहते हैं वो बैग। तो कोच के बैग्स जो हैं उसका मार्जिन पकड़ लीजिए 40% है, ठीक है। तो 40% का मार्जिन है, पर चूंकि ये महंगे बैग रहते हैं इसलिए इसका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम 1 ही है। मान लीजिए एक ही बैग बिक रहा है एक दिन में। वहीं आप कोई आ जाइए ग्रोसरी स्टोर में, FMCG कंपनी में, अब उसके अंदर में मार्जिन बहुत कम है, 8% का मार्जिन है। बिस्किट समझ लीजिए पार्ले जी का 8% है, बैग में 40%, यहां 8%। परंतु इसका अगर पार्ले जी बिस्किट 5 बिक जा रहे हैं तो इसका 8 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है 40, और वहां पे भी आता है 40 मल्टीप्लाई बाय 1, एक ही बैग बिक रहा है क्योंकि वो आता है 40।
तो दोनों जगह आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 मिल रहा है, ठीक है। परंतु अब ये आप डिसाइड करोगे कि कहां इन्वेस्ट करना है। जाहिर सी बात है, मेरे जैसे इन्वेस्टर रहेगा तो मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा जहां मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, मैं वॉल्यूम की तरफ नहीं जाऊंगा। और एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, चाइना और अमेरिका ले लीजिए। चाइना का पूरा इकोनॉमी मॉडल वॉल्यूम पे है, वहीं अमेरिका का पूरा आप समझ लीजिए बिजनेस जो है वो वैल्यू पे या मार्जिन पे टिका हुआ। घटिया सा बर्गर बना के मैकडोनल्ड्स बेचता है 150 रुपए में, और ये यहाँ का लोकल बेचारा रामू की दुकान वही चीज बेचता है 40-50 रुपए, ठीक है। चलो ये एग्जांपल अच्छा नहीं लगा तो एप्पल मोबाइल का ले लीजिए। एप्पल मोबाइल के फंक्शंस लगभग वही हैं जो सैमसंग के हैं, या आपके चाइनीज जो दुनिया भर के ब्रांड हैं शियोमी ओमी इन सब के, बट एप्पल बिकता है बहुत ज्यादा हाई रेट पे, ठीक है। अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, गैप हो गया, लेविस जीन हो गया, है ना, जीन्स हो गए, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, नाइकी का शूज हो गया, अब चीनी इसी का उसी क्वालिटी का शूज आपको कम दाम में मिलेगा। तो चीन खेलता है वॉल्यूम पे, अमेरिका खेलता है मार्जिन पे, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरफ से अगर बराबर भी आता है तो आप देखेंगे अमेरिका की कंपनीज जो है उनका मार्जिन ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। चाइना में वॉल्यूम ज्यादा है, मार्जिन कम है, ठीक है। पर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अमेरिकन मार्केट को भर भर के प्रीमियम दे रहे हैं। अमेरिकन मार्केट वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का लगभग 55 से 60% है, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो समझदार रहते हैं, जिनको चीजें समझती हैं, वो कभी भी वॉल्यूम और मार्जिन में जहां मार्जिन अच्छा है उसको पिक करते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को आप याद रखिएगा। ड्यूपॉन्ट नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनालिस्ट ढंग का जो है, जो अल्कोहल बेवरेज या एफएमसीजी ये सब कंपनीज को ट्रैक करता है, बिना ड्यूपॉन्ट नंबर के एनालिसिस के, ये एक एक्सरे है, ये ऐसा एक्सरे है जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसको पूरी तरीके से जो है वो एक्सरे करके निकाल लेता है कि किसी भी कंपनी का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल वॉल्यूम से आ रहा है कि मार्जिन से आ रहा है। तो अब ये चीज रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रेडिको खेतान और अलाइड ब्लेंडर्स के लिए खतरनाक भी है, उनके नेगेटिव भी जा रहा है, जिसके कारण मैं थोड़ा डरा भी हूं, वो क्या है, वो तीसरा फैक्टर बताता हूं। तीसरा फैक्टर है, नोट कर लीजिए, कैश कन्वर्जन साइकिल, CCC। अब ये कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है दोस्तों? कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल डेज। अब आप बोलोगे ये क्या है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप समझाओ। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो दारू का मार्केट है, अल्कोहल का मार्केट है, ये सरकार द्वारा कंट्रोल मार्केट है, गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट है। अगर आप साउथ के स्टेट्स में जाओगे तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो एक्चुअल में सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है वही संभालती है, उसी के आउटलेट्स हैं। तो ये जो सरकारी कंपनीज है, मान लीजिए इन्होंने अलाइड ब्लेंडर्स से खरीद लिया ऑफिसर चॉइस, पर इसकी पेमेंट जो है वो देने में कंपनी को 3 महीने 4 महीने का समय लगा देता है। तो अलाइड ब्लेंडर्स के लिए मान लीजिए 3 महीने का समय लगा रही है, तो 90 डेज जो है ये उसका रिसीवेबल डेज में आए, 90 डेज, ठीक है। ये मोटा मोटी एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहा हूं आप लोग की समझने के लिए, ठीक है। तो ये 90 आया। वैसे ही मान लीजिए आपका दारू बना दिया आपने, ऑफिसर चॉइस बन गई है विस्की, अब ये ट्रक में घूम रही है, गोडाउन में घूम रही है ना, यहाँ वहां घूम रही है, तो ये हो गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है इन्वेंट्री क्या होता है। तो हम रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री दोनों का ऐड करते हैं, ठीक है। रिसीवेबल डेज नहीं बोलना चाहिए, रिसीवेबल आप पकड़ लीजिए। रिसीवेबल्स 100 करोड़ है मान लीजिए, इन्वेंट्री गोडाउन फोडाउन ट्रक में 70 करोड़ का माल है, तो इसका रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री हो गया 170 करोड़ माइनस पेएबल। पेएबल क्या रहता है? मैंने दारू बनाने के लिए ग्रेन खरीदा,
किसानों से लिया और मैंने किसानों को बोला कि भैया 60 दिन बाद मैं पेमेंट करूंगा, तो ये मेरे लिए पेएबल है, मुझे पेमेंट करना है, पेएबल हूं मैं, मुझे पे करना है, तो इसको मैं माइनस करूंगा, क्योंकि ये किसान जो है मुझे क्रेडिट देके बेसिकली मेरे धंधे को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उनके पैसे पे मैं अपने धंधे को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने उनको पैसे दिए नहीं है। ठीक है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो बेसिकली देखता है रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल। तो हमने यहाँ पे 90 रिसीवेबल पकड़ा, 70 इन्वेंट्री पकड़ा, ये हुआ 160 माइनस 2 महीने बाद अगर हम दे रहे हैं किसानों को तो 60 निकाल दीजिए, तो ये होगा 100। तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल यानी 100 का है। इसका मतलब भैया मेरे को मेरा धंधा चलाना है तो 100 दिन का जो है मेरे को रोजगार अपनी तरफ से करके रखना है, क्योंकि मेरा कैश कन्वर्जन जो है वो 100 दिन बाद हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत इजी है, रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल। ठीक है, अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है दोस्तों कि एक कंपनी इंडिया में ऐसी है दारू की जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है। कौन सी कंपनी है? वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। कौन सी कंपनी का नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल होता है? जिसका ब्रांड बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको सप्लायर्स वेंडर जो बोलते हैं साहब ले लो माल हमसे, आप 6 महीने बाद देना हमको पेमेंट, हमको मालूम है हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का क्या है, उसको राज्य सरकारों से पैसे तो मिल जाते 60 दिन में, पर वो अपने वेंडर को 180 दिन बाद पैसे देती है, तो उसका नेगेटिव कैश कन्वर्जन है। ठीक है, कन्वर्जन साइकिल है। इसीलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को इतने हाई पी मल्टीपल मिलते हैं। दोस्तों ये सब बातें कोई नहीं आपको बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या काम का है नहीं है। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का कोई 1500 रुपए कमाना मेरा वीडियो बेच के नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा मैं कमाता हूँ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करके। मैं आपको सिखाना चाहता हूं ताकि 1 साल बाद आपको किसी राजीव रंजन सिंह की जरूरत ना पड़े, ना सीएनबीसी की जरूरत पड़े, ना इकोनॉमिक टाइम्स की जरूरत पड़े। तो नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, यही इसके बिजनेस को स्ट्रांग बनाता है, इसीलिए इसको इतना हाई अर्निंग मल्टीपल्स मिलता है। अब जो मैंने बोला रेडिको खेतान और अलाइड ब्लेंडर्स के साथ में दिक्कत वाली बात है, वो दिक्कत इसीलिए है क्योंकि उनका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत हाई है। रेडिको खेतान का कुछ 90 डेज से 100 डेज के बीच में आता है और अलाइड ब्लेंडर का कुछ 140 दिन के आसपास आता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी जितना खराब होना था हो चुका है, अब इसके बाद में सुधरेगा ही। तो कैश कन्वर्जन साइकिल सुधरेगा, इस उम्मीद पे, इन दोनों ब्रांड के उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं भी ये मान के चल रहा हूं कि ये कैश कन्वर्जन साइकिल इनका सुधरेगा, इसीलिए मैंने इनके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया। तो मोटा मोटी आपको दोस्तों मैंने रीजन बता दिए कि क्यों मैंने अलाइड ब्लेंडर्स और रेडिको खेतान में इन्वेस्ट किया है। 1 घंटे का दोस्तों वीडियो बनने को आ गया है। शुगर के ऊपर में मैं हल्के से आपको बता देता हूं, किसी और टाइम में पेड वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि शुगर सेक्टर की जो स्टोरी है ये डेवलपिंग स्टोरी है। शुगर के एक्सपोर्ट पे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, इसीलिए ये सही टाइम भी नहीं है उसके ऊपर में वीडियो बनाने का। हालांकि मैंने उस पर पोजीशन लिया और आगे और पोजीशन बढ़ाऊंगा जब सही समय आएगा तो। पर शुगर के स्टॉक्स मर गए, खत्म हो गए, अब इससे ज्यादा और गिरेंगे तो 15-20% गिरेंगे मुझे लगता है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, पहला रीजन। दूसरा, शुगर स्टॉक्स हमेशा मार्केट को हेज करने के लिए मैं खरीदता हूं। जब भी पूरा मार्केट गिरता है मैं देखता हूं शुगर के स्टॉक्स बढ़ते हैं, तो शुगर के स्टॉक्स बहुत अच्छा एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। पूरा मार्केट जब भी गिरता है, शुगर भी शुरुआत में गिरेगा, बट आप कुछ समय बाद देखोगे कि ये बढ़ना चालू हो गया। तो मैं ओवरऑल मार्केट पे बहुत बेयरिश हूं, इसलिए मैंने शुगर खरीदा है। तीसरा बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि 32 से 33 मिलियन टन इंडिया में शुगर प्रोड्यूस होता है और इतना ही कंज्यूम होता है, और अल नीनो इस साल आने वाला है, इसलिए कहा जा रहा है कि 29 मिलियन टन से ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होगा नहीं। तो आपने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है तो शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगी, और अगर सरकार ने शुगर के प्राइसेस बढ़ाए नहीं तो इथेनॉल की तरफ जो है वो मिल के मालिक, शुगर मिल के मालिक बढ़ जाएंगे। इथेनॉल में अच्छे प्राइसेस है, कंट्रोल नहीं है, अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये भी एक रीजन है।
तो दोस्तों मैं मोटा मोटी ये वीडियो समाप्त करता हूँ, 1 घंटे का हो गया, आप इतना देर तक देखते नहीं हो। बहुत सारे पॉइंट्स मेरे रह गए हैं अल्कोहल सेक्टर के, बट कभी और फ्री वीडियो में मैं वो बता दूंगा। दोस्तों थैंक यू, बाय।